हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू डेली जीएस एनालिसिस। कल हमने जो है यूपी पीसीएस डी सीरीज़ के 58 प्रश्नों को जो है देखा था। आइए आगे के प्रश्नों को एक बार देख लेते हैं हम लोग। 59th क्वेश्चन है, मीथेन के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, इसमें एक कार्बन परमाणु और 5 हाइड्रोजन परमाणु होते हैं। दूसरा कथन है, यह एक शक्तिशाली ग्रीन हाउस गैस है। तीसरा है, यह अपने जीवन काल के पहले 20 वर्षों में कार्बन डाइऑक्साइड की तापक शक्ति से 80 गुना अधिक है। और चौथा है, यह शोभमंडलीय ओजोन के उत्पादन को हतोत्साहित करता है। नीचे दिए गए कूट में से आपको सही उत्तर का चयन करना है। आपको बताना है कि इनमें से कौन सा करेक्ट आंसर रहेगा। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर रहेगा 59 का, वो ऑप्शन है बी, यानी कि 2 और 3 दोनों। यानी कि यह एक शक्तिशाली ग्रीन हाउस गैस है और यह अपने जीवन काल के पहले 20 वर्षों में कार्बन डाइऑक्साइड की तापक शक्ति से 80 गुना अधिक होता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने पारिस्थितिकी तंत्र और जैव विविधता के अर्थशास्त्र का अध्ययन किया। तो यहाँ पारिस्थितिकी तंत्र, एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी की बात हो रही है, उसके अर्थशास्त्र के ऊपर अध्ययन करने वाले के बारे में आपको बताना है। ऑप्शन ए है पवन सुखदेव, ऑप्शन बी है वंदना शिवा, ऑप्शन सी है रॉबिन बनर्जी और ऑप्शन डी है तुलसी गौड़ा। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर हो जाएंगे वो है ऑप्शन ए, यानी कि पवन सुखदेव। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी शास्त्रीय भाषा नहीं है। आपको बताना है कि शास्त्रीय भाषा कौन सी नहीं है। पहला ऑप्शन है तमिल, दूसरा है संस्कृत, तीसरा है तेलुगु और चौथा है उर्दू। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर रहेगा वो है ऑप्शन डी, जो कि उर्दू। उर्दू जो है शास्त्रीय भाषा नहीं है। ऐसी 6 भाषाएं हैं जिन्हें भारत में शास्त्रीय भाषा का दर्जा प्राप्त है, जिसमें सबसे पहला है तमिल, जिसे वर्ष 2004 में शास्त्रीय भाषा घोषित किया गया था। दूसरा है संस्कृत वर्ष 2005 में, तीसरा है कन्नड़ वर्ष 2008 में, चौथा है तेलुगु वर्ष 2008 में, मलयालम 2013 में और ओडिया को 2014 में जो है शास्त्रीय भाषा जो है दर्जा दिया गया था। भारतीय शास्त्रीय भाषाओं को संविधान की 8वीं अनुसूची में सूचीबद्ध किया गया है। संस्कृति मंत्रालय शास्त्रीय भाषाओं के संदर्भ में दिशा निर्देश प्रदान करता है। किसी भाषा को शास्त्रीय भाषा घोषित करने के लिए उसकी जो समय अवधि होनी चाहिए, कम से कम 1500 से 2000 वर्ष की अवधि होनी चाहिए। और इसका जो है प्रारंभिक ग्रंथों में रिकॉर्ड या इतिहास में उच्च पुरातनता इसकी होनी चाहिए विद्यमान। अगला प्रश्न है, विजयनगर साम्राज्य के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, यह 5 अलग अलग राजवंशों द्वारा शासित था। दूसरा है, इसकी स्थापना हरिहर और बुक्का ने की थी। तीसरा है, कृष्णदेव राय तुलुव वंश के हैं। और चौथा है, तालीकोटा का युद्ध वर्ष 1585 में लड़ा गया। नीचे दिए गए कूट में से आपको सही उत्तर का चयन करना है। इसमें जो करेक्ट आंसर रहेगा वो है ऑप्शन बी, यानी कि यह 5 अलग अलग राजवंशों द्वारा शासित है। और दूसरा है कि इसकी स्थापना हरिहर और बुक्का ने की थी। विजयनगर साम्राज्य पर वर्ष 1336 और वर्ष 1565 के बीच 4 अलग अलग राजवंशों ने शासन किया। संगम जो वर्ष 1485 तक सत्ता में रहे, सुलुव जो वर्ष 1503 तक सत्ता में रहे और तुलुवा अंतिम राजवंश जो था अराविंदु वंश था, जिसने 17वीं शताब्दी तक शासन किया। ठीक है जी। अगला प्रश्न है, आइए अगला प्रश्न देख लेते हैं एक बार। अगला प्रश्न कौन सा है, निम्नलिखित में से कौन सा जैविक विविधता पर अभी समय CBD के बारे में सही नहीं है। CBD होता है कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। पहला कथन है, यह कानूनी रूप से बाध्यकारी संधि नहीं है। दूसरा है, वर्ष 1993 में लागू हुई। तीसरा है, इसका सचिवालय मॉन्ट्रियल कनाडा में स्थित है। और चौथा है, यह जैव विविधता की रक्षा के लिए दिशा निर्देश निर्धारित करता है। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर रहेगा वो है ऑप्शन ए, यानी कि यह कानूनी रूप से बाध्यकारी नहीं है। CBD कानूनी रूप से जैव विविधता के संरक्षण के लिए एक बाध्यकारी संधि है, जो कि वर्ष 1993 में लागू हुई और 196 देशों द्वारा इसकी पुष्टि की गई। यह देशों के लिए जैव विविधता की रक्षा, सतत उपयोग सुनिश्चित करने और उचित और न्याय संगत लाभ के लिए जो है बनाया गया था। इसमें बताना था कि कौन सा सही नहीं है। तो इसमें जो ये है ये बाध्यकारी है, ऐसा नहीं है कि बाध्यकारी नहीं है, ये बाध्यकारी कानून है। आइए अगला प्रश्न देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है। तो आपको बताना है कि भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है। गॉर्डन ऑस्टिन K2 है, नंदा देवी है, कॉमेट है या कंचनजंगा है। 64th का जो करेक्ट आंसर रहेगा वो है ऑप्शन ए, गॉडविन ऑस्टिन K2। ठीक है।
अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देने से संबंधित है? तो आपको बताना है कि वो कौन सा जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का जो है आर्टिकल है जो कि प्रमोट करता है इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी को। ऑप्शन ए है 48, ऑप्शन बी है 49, ऑप्शन सी है 50 या ऑप्शन डी है 51। सो 65th का जो करेक्ट आंसर रहेगा वो है ऑप्शन डी, यानी आर्टिकल 51 जो है इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी को प्रमोट करता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस मुगल सम्राट ने बंगाल में अंग्रेजों को शुल्क मुक्त व्यापार की सुविधा प्रदान की? वो कौन सा मुगल एम्परर था जिसने जो है फ्री ट्रेडिंग फैसिलिटी जो है ब्रिटिशर्स को बंगाल में प्रोवाइड करी थी? ऑप्शन ए है फारूक सियार, ऑप्शन बी है हुमायूं, ऑप्शन सी है अकबर या ऑप्शन डी है शाहजहां। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर रहेगा वो है ऑप्शन ए फारूक सियार। फारूक सियार ने जो है यहाँ पे मुगलों को जो है फ्री ट्रेडिंग की जो है सुविधा प्रदान करी थी। आपको याद होगा फारूक सियार वो वर्ष 1717 के आसपास जो है मुग़ल बादशाह फारूक सियार ने न केवल कंपनी के विशेषाधिकार की पुष्टि की बल्कि 3000 से वार्षिक भुगतान के बदले बिना कर चुकाए बंगाल में व्यापार करने की अनुमति सहित कई नए विशेषाधिकार जारी किए। इसने उन्हें बम्बई की टकसाल से अपने सिक्के जारी करने का भी विशेषाधिकार प्रोवाइड किया था। इन विशेषाधिकारों को ईस्ट इंडिया कंपनी का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। ठीक है जी। तो आपको पता अगर पूछ लिया जाए कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का मैग्ना कार्टा क्या है, तो ये फारूक सियार द्वारा जो इनको 3000 रुपयों के बदले जो है फ्री ट्रेड करने की जो फैसिलिटी प्रोवाइड की गई थी, यही मैग्ना कार्टा है ईस्ट इंडिया कंपनी के अकॉर्डिंग। अगला प्रश्न है, IUCN की रेड लिस्ट के तहत नारकोंडम हार्निबल को सूचीबद्ध किया गया है। आपको बताना है कि नारकोंडम हार्निबल को जो है किस उसमें सूचीबद्ध किया गया है। ऑप्शन ए है सुबेद, ऑप्शन बी है गंभीर रूप से संकटग्रस्त, ऑप्शन सी है संकटग्रस्त या ऑप्शन डी है कम चिंतनीय। 67th का जो करेक्ट आंसर रहेगा वो है ऑप्शन ए यानी सुफेद। आइए अगला प्रश्न देख लेते हैं। 2 सूचियां दी गई हैं, आपको इनको मिलाना है। एक तरफ दोआब दिया गया है और दूसरी तरफ जो है किसके किसके बीच स्थित है उसके बारे में बताया गया है। सबसे पहला है बिस्ट, फिर बारी, फिर रचना और छाछ। आपको इनको जो है मिलाना है। बिस्ट जो है ब्यास और सतलज, इसका जो पहला ऑप्शन है वो करेक्ट है। बिस्ट जो है ब्यास और सतलज पे है। उसके बाद बारी जो रहेगा आपका ये ब्यास और रावी के ऊपर है, तो बारी जो है ब्यास और रावी पे आएगा आपका 4th पे। फिर उसके बाद रचना जो है रावी और चिनाब पे है, तो ये 3rd का 3rd सही रहेगा। और उसके बाद छाछ जो आता है आपका ये चिनाब और झेलम पे है। तो पहले का पहला, दूसरे का तीसरा, पहले का पहला और दूसरे का चौथा, यानी कि इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन बी यानी 68 का बी करेक्ट है। अगला प्रश्न है, लाइकेम के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन या कौन से कथन सही है? पहला कथन है यह प्रदूषित क्षेत्रों में नहीं उगते हैं और दूसरा है यह सहजीवी सहवास है। यानी कि नीचे दिए कूट में से आपको सही उत्तर का चयन करना है लाइकेम के बारे में। लाइकेम शैवाल तथा कवक के सहजीवी सहवास अर्थात पारस्परिक सहयोगी सहवास है। ठीक है जी। तो यानी दूसरा कथन तो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अब पहला कथन है ये प्रदूषित क्षेत्रों में नहीं उगते हैं, क्या ये सही है या नहीं है? तो बिल्कुल सही है, यह प्रदूषित क्षेत्रों में नहीं उगते हैं। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन बी, यानी कि 1 और 2 दोनों सही हैं। लाइकेम शैवाल तथा कवक के सहजीवी सहवास या पारस्परिक सहयोग वाले होते हैं। शैवाल घटक को शैवालांश तथा कवक के घटक को माइकोवायंट कहते हैं, जो क्रमशः स्वपोषी और परपोषी होते हैं। शैवाल कवक के लिए भोजन संश्लेषित करता है और कवक शैवाल के लिए आश्रय देता है तथा खनिज एवं जल का अवशोषण करता है। वे प्रदूषण के बहुत अच्छे संकेतक होते हैं क्योंकि वे प्रदूषित क्षेत्रों में नहीं उगते हैं। अगला प्रश्न है, भारत में चिश्तिया सूफी सिलसिला स्थापित किया गया। ऑप्शन ए है निजामुद्दीन औलिया द्वारा, ऑप्शन बी है शेख सलीम चिश्ती द्वारा, ऑप्शन सी है ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती द्वारा या ऑप्शन डी है ख्वाजा बहाउद्दीन द्वारा। चिश्तिया सूफी ऑर्डर को जो है किसने एस्टेब्लिश किया इंडिया में, आपको बताना है। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो है ख्वाजा मोइनुद्दीन द्वारा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, डेयर टू ड्रीम प्रतियोगिता शुरू की गई थी। ऑप्शन ए है सीवी रमन की स्मृति में, ऑप्शन बी है होमी जहांगीर भाभा की स्मृति में, ऑप्शन सी है APJ अब्दुल कलाम की स्मृति में या ऑप्शन डी है विक्रम साराभाई की स्मृति में। तो डेयर टू ड्रीम कॉन्टेस्ट वॉज इनिशिएटेड इन अ मेमोरी ऑफ विच साइंटिस्ट
सो आपको बताना है कि किन की याद के रूप में जो है डेयर टू ड्रीम प्रतियोगिता जो है बनाई जाती है, शुरू की गई थी। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर रहेगा वो है ऑप्शन बी या ऑप्शन सी, यानी मिसाइल मैन डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की स्मृति में। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी सतपुड़ा रेंज की चोटियां हैं? पहला है धूपगढ़, दूसरा है अमरकंटक, तीसरा है रामगढ़ पहाड़ी, या चौथा है कलसूबाई। नीचे दिए गए कूट में से आपको सही उत्तर का चयन करना है। सो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर रहेगा वो है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 1 और 2 दोनों सही हैं। धूपगढ़ और अमरकंटक दोनों ही सतपुड़ा रेंज की चोटियां हैं। अगला प्रश्न है, न्यूक्लियस की खोज किसने की थी? आपको बताना है कि न्यूक्लियस की खोज कौन से साइंटिस्ट ने करी थी। हु डिस्कवर्ड न्यूक्लियस? ऑप्शन ए इज रॉबर्ट हुक, ऑप्शन बी है एंटन वैन ल्यूहॉक, ऑप्शन सी है रॉबर्ट ब्राउन, या ऑप्शन डी है RH विक्वेटर। तो आपको बताना है कि जो है न्यूक्लियस की खोज किसने करी थी। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर रहेगा वो है ऑप्शन सी, यानी कि रॉबर्ट ब्राउन। अगला प्रश्न है, पाल वंश का संस्थापक कौन था? बहुत ही सिंपल सा सरल सा प्रश्न है। इसके ऑप्शंस हैं गोपाल, भोज, धर्मपाल या देवपाल। सो 74th का जो करेक्ट आंसर रहेगा वो है गोपाल, यानी कि ऑप्शन ए करेक्ट है। ठीक है जी। सो गोपाल ने जो है पाल वंश की संस्थापना करी थी। पाल वंश की संस्थापना जो है इसके बारे में धर्मपाल या गोपाल के उत्तराधिकारी के लखीमपुरी ताम्रपत्र से पता चलता है, यानी लखीमपुर में जो ताम्रपत्र मिला है उससे पता चलता है। जो गोपाल थे उन्होंने जो है पाल वंश की संस्थापना करी थी। गोपाल जो थे वो धर्मपाल जो थे वो गोपाल के जो है उत्तराधिकारी थे। तो उन्होंने जो एक प्रशस्ति पत्र लिखवाया था जिसमें जो ये पता चलता है कि इन्होंने पाल वंश की स्थापना करी थी। ठीक है जी। भारतीय उपमहाद्वीप में भूतपूर्व शास्त्रीय कला के दौरान पाल साम्राज्य एक शाही शक्ति थी जिसकी उत्पत्ति बंगाल यानी आधुनिक बांग्लादेश और पश्चिम बंगाल के क्षेत्र में हुई। पाल एक संस्कृत शब्द है जिसका अर्थ है रक्षक। इसे सम्राटों के नाम के साथ जोड़ा गया जिससे साम्राज्य का नाम पाल हो गया। पाल महायान बौद्ध के धर्म के कट्टर समर्थक थे। साम्राज्य की स्थापना 750 ईसा में गौड़ के सम्राट के रूप में गोपाल के साथ हुई थी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? ऑप्शन ए है साथियान गणेशन शेखरन, ऑप्शन बी है हरमीत देसाई, ऑप्शन सी है सुतीर्था मुखर्जी, या ऑप्शन डी है अचंता शरथ कमल। सो आपको बताना है कि अभी हाल ही में मेजर ध्यानचंद पुरस्कार जो है वितरित किए गए हैं, इनमें से किनको मिला है। सो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर रह जाएंगे वो है अचंता शरथ कमल। अगला प्रश्न है, चिल्का झील के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से कथन सही है? पहला कथन है यह भारतीय उपमहाद्वीप की सबसे बड़ी लवणीय जल की झील है। दूसरा कथन है यह विश्व का सबसे बड़ा लैगून है। नीचे दिए गए कूट में से आपको सही उत्तर का चयन करना है। केवल एक सही है, या 1 और 2 दोनों सही हैं, या केवल 2 सही है, या न तो 1 और ना ही 2। सो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर रहेगा वो है ऑप्शन 1, यानी कि यह भारतीय उपमहाद्वीप की सबसे बड़ी लवणीय जल की झील है। अगला प्रश्न है, वर्णकों के संदर्भ में यानी पिगमेंट्स के बारे में पूछा गया है कि कौन सा या कौन से कथन सही है। यह एक पशु कोशिका में प्लास्टिड्स में मौजूद होता है। ल्यूकोप्लास्ट फूलों और फलों को रंग प्रदान करता है। तो इसमें से कौन सा कथन सही है? ओनली ऑप्शन ए सही है। ऑप्शन ए कहता है केवल 1 सही है। ऑप्शन बी है 1 और 2 दोनों। ऑप्शन सी है केवल 2, या ऑप्शन डी है ना तो 1 और ना ही 2। सो 77th का जो करेक्ट आंसर रहेगा वो है ऑप्शन डी, यानी ना तो 1 और ना ही 2। दोनों ही इनकरेक्ट स्टेटमेंट्स हैं यहाँ पे। ठीक है जी। अगला प्रश्न आएगा आपका, लाख बख्श के नाम से किसे जाना जाता था? 78वां प्रश्न है कि लाख बख्श के नाम से किसे जाना जाता था? हु वॉज नोन एज लाख बख्श? ऑप्शन ए इज कुतुबुद्दीन ऐबक, ऑप्शन बी इज अकबर, ऑप्शन सी इज इल्तुतमिश, या ऑप्शन डी इज रजिया सुल्तान। सो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर रहेगा वो है ऑप्शन ए, यानी कुतुबुद्दीन ऐबक। इसे कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद, 2.5 दिन का झोपड़ा अजमेर, या कुतुब मीनार सूफी संत कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की याद में इनके उत्तराधिकारी इल्तुतमिश ने पूरा किया था। बनवाने का जो है श्रेय जाता है कुतुबुद्दीन को। और इसके साथ ही शिलालेखों में कुतुब को मालिक यानी राजा के रूप में वर्णित किया गया है। और दिल्ली के कुतुब मीनार अभी भी उनकी जीत की जो है याद का प्रतीक है। उनकी उदारता के कारण उन्हें लाख बख्श या लाखों का दाता के रूप में जाना जाता था। वह हसन निज़ामी और फ़खरुद्दीन जैसे विद्वानों और संरक्षक लेखकों के महान संरक्षक थे। हसन निज़ामी का ताज
उल समीर मुख्य रूप से कुतुबुद्दीन ऐबक से संबंधित एक कार्य है। तो लाख पक्ष यानी लाखों का दाता जो है कुतुबुद्दीन ऐबक को कहा जाता है। अगला प्रश्न है, मुद्रास्फीति से निपटने के लिए आरबीआई द्वारा किए जाने वाले उपयोगों को सामान्य विधियों में से कौन सी है? ऑप्शन ए है बैंक दर नीति, ऑप्शन डी है विमुद्रीकरण, ऑप्शन सी है खुला बाजार परिचालन या ऑप्शन डी है उपयुक्त सभी। सो विच ऑफ द फॉलोइंग आर द कॉमन मेथड्स यूज्ड बाय आरबीआई टू टैकल इन्फ्लेशन? बैंक रेट पॉलिसी, डिमोनेटाइजेशन, उसके बाद ओपन मार्केट ऑपरेशंस या ऑल ऑफ द अबव। सो इसमें से कौन सा करेक्ट रहेगा? 79th क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन डी यानी ऑल ऑफ द अबव, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह अलग अलग होते हैं। ऑप्शन ए है डंकन पास द्वारा, ऑप्शन बी है ट्रेन डिग्री चैनल द्वारा, ऑप्शन सी है सोम्ब्रामो चैनल द्वारा या ऑप्शन डी है पाक जलडमरू मध्य द्वारा। सो 80वें प्रश्न का जो करेक्ट उत्तर रहेगा वो है ऑप्शन बी यानी कि 10 डिग्री चैनल द्वारा। 10 डिग्री चैनल है, इसके द्वारा जो है इसको अलग किया जाता है। अगला प्रश्न है, कोशिका सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? ऑप्शन ए है थियोडोर श्वान, ऑप्शन बी है मैथियास श्लाइडेन, ऑप्शन सी है रुडोल्फ विर्चो या ऑप्शन डी है उपयुक्त सभी। सो हु प्रोपाउंडेड द सेल थ्योरी? आपको बताना है इसके बारे में। 81th क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर रहेगा वो है ऑल ऑफ द अबव यानी उपयुक्त सभी जो हैं कोशिका सिद्धांत को प्रतिपादित करने वाले साइंटिस्ट हैं। अगला प्रश्न है, धमेक स्तूप निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है? ऑप्शन ए है सारनाथ, ऑप्शन बी है सांची, ऑप्शन डी है पाटलिपुत्र या ऑप्शन सी है पाटलिपुत्र या ऑप्शन डी है उपयुक्त में से कोई नहीं। सो 82nd का जो करेक्ट आंसर रहेगा वो है ऑप्शन ए यानी कि सारनाथ। सो धमेक स्तूप जो है ये सारनाथ में स्थित है। अगला प्रश्न देख लेते हैं एक बार। मुद्रास्फीति के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन या कौन से कथन सही हैं? बॉटलनेक मुद्रास्फीति तब होती है जब आपूर्ति में भारी गिरावट आती है और मांग उसकी स्तर पर रहती है। उसी स्तर पर मांग बनी हुई है लेकिन जो है आपूर्ति में गिरावट आ गई। उसके बाद दूसरा है हेडलाइन मुद्रास्फीति तब होती है जब मांग में भारी गिरावट आती है और आपूर्ति उसी स्तर पर रहती है। सो एक जगह जो है कि आपूर्ति में गिरावट आ गई लेकिन मांग अपनी जगह पे है, और दूसरी जगह है कि आपूर्ति अपनी जगह पर है लेकिन डिमांड की कमी आ गई। सो आपको बताना है कि कौन सा इनमें से करेक्ट आंसर है, कौन सा करेक्ट जो है इसमें से स्टेटमेंट करेक्ट रहेगा। नीचे दिए गए ऑप्शंस में से आपको करेक्ट ऑप्शन का चयन करना है। पहला ऑप्शन दिया गया है केवल एक, अब दूसरा है एक और दो दोनों, तीसरा है ना तो एक और ना ही दो, और चौथा है केवल दो। सो 83 का जो करेक्ट आंसर रहेगा वो है ऑप्शन ए यानी कि केवल एक सही है, केवल एक सही है। बटलनेक जो है इन्फ्लेशन टेक्स प्लेस व्हेन द सप्लाई फॉल्स ड्रेस्टिकली एंड द डिमांड रिमेन्स द सेम लेवल। सो बोटलनेक मुद्रास्फीति तब होती है जब आपूर्ति में भारी गिरावट आ जाती है लेकिन मांग उसी स्तर पर रहती है। अगला प्रश्न है, नीचे दिए गए सूची में से आपको जो है दो सूचियां दी गई हैं, एक नदी है और दूसरी तरफ स्रोत है, इनको सही ढंग से सुमेलित करना है। एक तरफ गोदावरी, कृष्णा, नर्मदा और कावेरी हैं और दूसरी तरफ जो है आपका महाबलेश्वर, त्र्यंबक पठार, अमरकंटक और ताल कावेरी हैं। तो सबसे पहले जो गोदावरी आएगी यह आएगी नासिक के पास त्र्यंबक पठार से, तो पहले का क्या हो जाएगा? दूसरा। उसके बाद है कृष्णा नदी, कृष्णा जो है महाराष्ट्र के महाबलेश्वर से निकलती है तो दूसरे का पहला हो जाएगा। उसके बाद है कावेरी, कावेरी जो है ताल कावेरी से निकलती है यानी तीसरे का चौथा हो जाएगा। और नर्मदा जो है वो अमरकंटक पठार से निकलती है। तो पहले का दूसरा, दूसरे का पहला, पहले का दूसरा, दूसरे का पहला, चौथे का तीसरा और तीसरे का चौथा, यानी ऑप्शन डी आपका जो है करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा थैलोफाइटा से संबंधित नहीं है? तो आपको बताना है कि विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट बिलोंग्स टू थैलोफाइटा। ऑप्शन ए है स्पाइरोगाइरा, ऑप्शन बी है चारा, ऑप्शन सी है काई जिसे मॉस भी कहते हैं, और ऑप्शन डी है यूलोथ्रिक्स। सो 85th का जो करेक्ट आंसर रहेगा वो है मॉस यानी कि काई, ये जो है थैलोफाइटा से संबंधित नहीं है। अगला प्रश्न है, अजंता की गुफाओं के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से कथन सही हैं? पहला है यह यूनेस्को का विश्व धरोहर स्थल है। दूसरा है इस गुफा चित्रों में फ्रेस्को कला तकनीकी का प्रयोग देखा जा सकता है। नीचे दिए गए कथन में से कूट में से आपको सही उत्तर का चयन करना है।
सो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर रहेगा वो है ऑप्शन बी, यानी कि यह यूनेस्को का विश्व धरोहर स्थल है और इस गुफा चित्रों में जो है फ्रेस्को कला तकनीक का प्रयोग देखा जा सकता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। एक तरफ जो है बेरोजगारी के प्रकार दिए गए हैं और दूसरी तरफ उनकी परिभाषा दी गई है, जैसे कि ए है घर्षण बेरोजगारी, बी है प्रचंड बेरोजगारी, ऑप्शन सी है चक्रीय बेरोजगारी या ऑप्शन डी है खुली बेरोजगारी। सो फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट, डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट, साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट या ओपन अनएम्प्लॉयमेंट, इनको जो है आपको सुमेलित करना है। तो इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा 87th का वो है ऑप्शन बी, यानी ऑप्शन डी, यानी कि यह एक ऐसी स्थिति है जहां एक कार्यकर्ता द्वारा योगदान प्रदर्शन के लिए उसकी क्षमता से कम है। इसको बोलते हैं खुली बेरोजगारी। यह एक ऐसी स्थिति है कि जहां एक कार्यकर्ता द्वारा योगदान प्रदर्शन करने के लिए उसकी क्षमता से कम है। ठीक है जी। अगला प्रश्न है, तत्कालीन योजना आयोग द्वारा भारत को कितने कृषि जलवायु क्षेत्रों में बांटा गया है। ऑप्शन ए है 15, ऑप्शन बी है 20, ऑप्शन सी है 10 या ऑप्शन डी है 25। सो 88th क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर रहेगा आपका वो है ऑप्शन ए, यानी कि 15। सो अभी जो एग्रो क्लाइमेट जोन्स हैं उनको जो है प्लानिंग कमीशन ने 15 अलग अलग जोन्स में डिवाइड कर रखा है। अगला प्रश्न है, एक ही विलायक में घुलने वाले मिश्रण के घटकों को अलग करने के लिए उपयोग की जाने वाली तकनीक कहलाती है क्रोमैटोग्राफी, केंद्रापसारक, क्रिस्टलीकरण या निस्यंदन। सो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर रहेगा 89th का वो है ऑप्शन ए, यानी क्रोमैटोग्राफी। अगला प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है और नीचे दिए गए कोट में से सही उत्तर का चयन करना है। एक तरफ ऐतिहासिक स्थल दिए गए हैं और दूसरी तरफ जो है उनकी स्थिति या स्थान के बारे में दिया गया है। सो आपको बताना है कि कौन सा करेक्टली मैच्ड है या नहीं है। सो सबसे पहला है विरूपाक्ष मंदिर, जिसके आगे हम्पी लिखा है। दूसरा है बृहद्रीश्वर मंदिर खजुराहो। उसके बाद है कंदरिया महादेव मंदिर तंजावुर या पालीताना मंदिर भावनगर। सो इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा, सबसे पहले जो विरूपाक्ष मंदिर सबसे पहले हम देख लेते हैं। विरूपाक्ष मंदिर कहाँ पे रहेगा आपका, तो ये हम्पी में है। बिल्कुल करेक्ट मैच है, पहले का ए हो जाएगा। उसके बाद आएगा बृहदीश्वर मंदिर। बृहदीश्वर मंदिर जो है आपका ये तमिलनाडु में है। तमिलनाडु में कहाँ पे है, तो तंजावुर में है, तो ये आ जाएगा तीसरा। उसके बाद है कंदरिया महादेव मंदिर। कंदरिया महादेव मंदिर जो है खजुराहो में स्थित है, यानी कि सी का सेकंड हो जाएगा। और डी का जो आएगा यानी पालीताना मंदिर वो भावनगर हो जाएगा। सो पहले का पहला और चौथे का चौथा, यानी कि ऑप्शन सी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत की संचित निधि के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, इस कोष का गठन भारत के संविधान के अनुच्छेद 280 के तहत किया गया है। दूसरा कथन है, साधारण मदों को छोड़कर सरकार द्वारा प्राप्त राजस्व और उसके द्वारा किए गए व्यय संचित निधि का हिस्सा हैं। तीसरा कथन है, इसमें किसी भी राशि की निकासी के लिए संसदीय अनुज्ञा की आवश्यकता नहीं होती है। और ऑप्शन डी है, सरकार का समस्त व्यय भारत की संचित निधि से किया जाता है। सो आपको बताना है कि इनमें से कौन सा करेक्ट आंसर रहेगा। ऑप्शन ए है 1 और 2, ऑप्शन बी है 2 तथा 4, ऑप्शन सी है 1 तथा 3 या ऑप्शन डी है 3 तथा 4। सो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है 2 तथा 4, यानी साधारण मदों को छोड़कर सरकार द्वारा प्राप्त राजस्व और उसके द्वारा किए गए व्यय संचित निधि का हिस्सा हैं और सरकार का समस्त व्यय भारत का सरकार की संचित निधि से किया जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस मिट्टी के ऊपर को ऊसर मिट्टी के नाम से जाना जाता है। तो आपको बताना है कि कौन सी सॉइल है जिसे ऊसर सॉइल कहते हैं। ब्लैक सॉइल है, सैलाइन सॉइल है, एरिड सॉइल है या फॉरेस्ट सॉइल है। काली मिट्टी है, लवणीय मिट्टी है, शुष्क मिट्टी है या वनीय मिट्टी है। सो किस मिट्टी को जो है ऊसर मिट्टी कहा जाता है आपको बताना है। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर आएगा वो है ऑप्शन बी, यानी सलाइन सॉइल, लवणीय मिट्टी जो होता है जिसे हम लोग ऊसर मिट्टी के नाम से भी जानते हैं। अगला प्रश्न है, एलोरा की गुफाएं और चट्टानों को काटकर बनाए गए मंदिर प्रतिनिधित्व करते हैं। ऑप्शन ए है बौद्ध, ऑप्शन बी है हिंदू, जैन और बौद्ध, ऑप्शन सी है जैन और बौद्ध और ऑप्शन डी है हिंदू और बौद्ध। सो आपको बताना है कि इनमें से कौन सा करेक्ट आंसर है एलोरा की गुफाओं के बारे में। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन बी, यानी कि हिंदू, जैन और बौद्ध तीनों के ही बारे में जो है प्रतिनिधित्व करते हैं ये। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस
कराधान प्रणाली में किसी व्यक्ति की आय पर ध्यान दिए बिना कराधान की दर तय की जाती है? ऑप्शन ए है अनुपातिक कर, ऑप्शन बी है प्रगतिशील कर, ऑप्शन सी है प्रतिगामी कर, या ऑप्शन डी है उपयुक्त में से कोई नहीं। सो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर रहेगा वो है प्रोपोर्शनल टैक्स, यानी कि अनुपातिक कर जो है, ये कर प्रणाली जो है किसी व्यक्ति की आय पर ध्यान दिए बिना कराधान की दर को तय करता है। अगला प्रश्न है 96th क्वेश्चन। गोदना टैटू बनवाना निम्नलिखित में से किस जनजाति का अभिन्न अंग है? यानी कि जो टैटू होता है, टैटूइंग इज ए इंटीग्रल पार्ट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग ट्राइब? पहला ऑप्शन है बुक्सा, उसके बाद बी है बिरहोर, ऑप्शन सी है बैगा, या ऑप्शन डी है जारवा। तो आपको बताना है कि कौन सी जनजाति है जिसको टैटू बनवाना एक तरह से मैंडेटरी या इंटीग्रल पार्ट होता है उनकी ट्राइब का। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर रहेगा वो है आपका 96 का सी, यानी कि बैगा। अगला प्रश्न है अम्ल के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, या कौन से कथन सही है? यह नीले लिटमस को पत्र को लाल रंग में परिवर्तित कर देता है। नीले लिटमस को लाल रंग में परिवर्तित कर देता है। इज़ दिस ए पार्ट ऑफ एसिड? इज़ दिस ए लाइक कह सकते हैं कि क्या ये जो है सच में कर देता है नीले लिटमस को लाल में कन्वर्ट? और दूसरा है यह एक प्रोटॉन डोनेट कर सकता है। तो आपको बताना है कि इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है। मेरे ख्याल से ये बिल्कुल दोनों ही सही हो जाएंगे, क्योंकि ये नीले लिटमस को लाल में परिवर्तित कर देता है और एक प्रोटीन डोनेट करता है, जो कि ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है अशोक के निम्नलिखित में से किस शिलालेख में कलिंग पर विजय का उल्लेख है? तो आपको बताना है कि अशोक के कौन से शिलालेख में जो है कलिंग विजय के बारे में बात की गई है। तो ये है शिलालेख 12, रॉक एडिट 12 जो है, इसके अंदर जो है कलिंग विजय के बारे में उल्लेख किया गया है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा अप्रत्यक्ष कर का उदाहरण नहीं है? नहीं है बताना है आपको यहाँ पे कि विच इज़ नॉट एन इनडायरेक्ट टैक्स। सो केंद्रीय उत्पाद शुल्क, सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी, बी है सेल्स टैक्स, सी है कस्टम ड्यूटी सीमा शुल्क, या ऑप्शन डी है वंशानुक्रम कर। सो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो है इनहेरिटेंस टैक्स, यानी कि वंशानुक्रम कर जो है प्रत्यक्ष कर का उदाहरण नहीं है। अगला प्रश्न है सूखा प्रवण क्षेत्र कार्यक्रम निम्नलिखित में से किस वर्ष में शुरू किया गया? सो आपको बताना है कि द्रव प्रॉन एरिया प्रोग्राम कौन से ईयर में जो है इनिशिएट किया गया था? 1982, 1975, 1986 या 1973? सो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दैट इज़ ऑप्शन डी 1973। सो टोटल 100 प्रश्न आज पूरे हो गए, आगे के 50 प्रश्न बाकी रह जाएंगे, क्योंकि यूपी पीसीएस का भी एग्ज़ाम चल रहा है और यूपीएससी का भी एग्ज़ाम आने वाला है, तो मेरे पास भी थोड़ी सी समय की कमी हो जाती है, जिसकी वजह से मैं रेगुलर या कंटिन्यू वीडियो नहीं डाल पाता हूँ। फिर भी मैं कोशिश करता हूँ हर रोज़ एक वीडियो अपलोड कर दूँ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है, क्योंकि आप लोग उतना लाइक करते नहीं है ना इतना ज़्यादा कोई देखता है, तो मेरा भी थोड़ा हौसला टूटने लगता है कि इससे बेहतर है कि तैयारी पर ही ध्यान दिया जाए। बट स्टिल मैं कोशिश करूँगा कि रोज़ की एक वीडियो आप लोगों के लिए अपडेट करता रहूँ। जो लोग देख रहे हैं कम से कम उनका तो फ़ायदा हो जाए, जो नहीं देख रहे कोई बात नहीं, कहीं और से तैयारी कर लेंगे। तैयारी मेरी भी हो जाती है, इसी बहाने मेरा रिवीजन हो जाता है और आप लोगों को भी नए प्रश्न देखने को मिल जाते हैं। इसीलिए मैं बस वीडियो बना देता हूँ। मेरे मन में ये नहीं है कि बहुत सारे लाइक्स आए या बहुत सारा सब्सक्राइबर हो या मेरा चैनल मोनेटाइज हो जाए, पैसे कमाने लगूँ। बस एक शौक़ है और एक यादगार के रूप में ये वीडियोस पड़ी रहेंगी जीवन भर देखने के लिए। कभी वक्त मिलेगा तो सोचेंगे कि हम भी किन किन चीज़ों से गुजरे हैं। तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।